दोस्तों अमूमन कोई योद्धा अगर युद्ध हार जाए तो उसे अपने जख्म भरने में वक्त लगता है और उसके बाद वो दूसरे युद्ध में उतरता है। लेकिन इंडिया गठबंधन के पास अब वो वक्त नहीं, क्योंकि हरियाणा में नतीजे जो भी रहे हों, महाराष्ट्र मुंह बाहिर खड़ा है। सामने महाराष्ट्र की चुनौती और पिछले 24 घंटे में बदलता हुआ घटनाक्रम ये बताता है कि महाराष्ट्र कैसे न केवल एनडीए बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए अब एक तरह से कसौटी बन गया है, हर हाल में ये साबित करने के लिए कि जो बहुमत का आंकड़ा बीजेपी का दूर हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो तुक्का नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर इंडिया गठबंधन के हाथ से महाराष्ट्र भी निकल गया तो लोग यही कहेंगे कि मोदी को बहुमत से दूर करना बस एक तुक्का था जो एक बार लग गया। हरियाणा हारने के बाद महाराष्ट्र पे अगर इंडिया गठबंधन हार गई तो पूरी की तरह हौसले जो हैं विपक्ष के वो टूट जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि महाराष्ट्र को लेकर क्या रणनीति है इंडिया गठबंधन की, इस पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि पिछले 24 घंटे का घटनाक्रम मैं आपके सामने रख दूँ। दोस्तों दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं पिछले 24 घंटे में। वो ये कि एक तो प्रधानमंत्री मोदी लाओस निकल गए अपने विदेश दौरे पर। यहाँ महत्वपूर्ण बैठकों में पीएम ने हिस्सा लेना है। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की आज सुबह की हैं जब वो एयरपोर्ट से रवाना हो रहे थे। और दूसरी तस्वीर है कल रात की। राहुल गांधी ने दोस्तों कल रात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जाके मुलाकात की। ये वीडियो सुप्रिया ने शेयर की क्योंकि खड़गे साहब के साथ जो लोग काम करते हैं उनके बच्चे उनसे मिलने के लिए आ गए, ये बताते हुए। लेकिन ये तस्वीर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें राहुल गांधी, खड़गे और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद हैं। दोस्तों केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के वो महासचिव हैं जिनका कद हाल के सालों में काफ़ी बड़ा है, जो हर जगह राहुल गांधी के साथ दिखाई देते हैं, आपने देखा होगा। और केसी वेणुगोपाल उन लोगों में से अब उनकी गिनती होने लगी है जो हरियाणा के विलन के तौर पर माने जाते हैं। और ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में जो हार मिली उसमें जिन लोगों का योगदान था उसमें केसी वेणुगोपाल भी थे। और इस बैठक में केसी वेणुगोपाल दिखाई दे रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि वेणुगोपाल ने खुद अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और उनसे अब कहा जाएगा कि वैसे भी आपका कार्यकाल 5 साल से ज़्यादा का हो चुका है, अब आप इस्तीफा दीजिए और दूसरों को मौका दीजिए। ये जानकारी पिछले कई दिनों से थी कि केसी वेणुगोपाल को लेकर काफ़ी नाराज़गी है पार्टी के अंदर और उनकी वजह से पार्टी नेतृत्व से मिलना और मुश्किल हो गया है पार्टी नेताओं का। तो अब क्या वेणुगोपाल पर गाज गिरेगी तो उनकी जगह किसको लाया जाएगा, ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा। और एक और घटनाक्रम हुआ है दोस्तों, झारखंड को लेकर इंडिया गठबंधन ने सरगर्मियां तेज कर दी हैं। झारखंड में दोस्तों हेमंत सोरेन, जेएमएम और कांग्रेस का अभी भी गठबंधन है। जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन से झारखंड में सरकार चल रही है। हेमंत सोरेन का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कमबैक हुआ है। दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, फिर चंपाई सोरेन को उन्होंने सीएम बनाया, फिर चंपाई सोरेन को उन्होंने उनके पद से हटा दिया जेल से बाहर जब वो आए, फिर दोबारा से वो सीएम बन गए और उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भी अच्छी सीटें मिली हैं झारखंड में, लेकिन अब झारखंड में भी चुनाव होने और झारखंड को लेकर मोदी ने अपनी रैलियां शुरू कर दी हैं। झारखंड में संघ और बीजेपी ने अपना काम शुरू कर दिया है। इसीलिए हरियाणा की हार पर ज़्यादा आंसू ना बहाते हुए, उससे सबक लेते हुए कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। और ऐसा लग रहा है कि झारखंड में बहुत जल्द जो गठबंधन है वो सील हो जाएगा। अब यहाँ ये कहा जा सकता है दोस्तों कि हरियाणा चुनाव के बाद जो बार्गेनिंग पावर है कांग्रेस की वो काफ़ी घटी है। अब वो अपने इस गठबंधन के सहयोगियों से उस लेवल पर बार्गेन नहीं कर सकती जिस लेवल पर अगर वो हरियाणा जीत जाती तो कर पाती। और वैसे भी गठबंधन के सहयोगी लगातार दबाव बना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को लगातार सुना रहे हैं। कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुना रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि अहंकार मत करना, लड़ना मत आपस में। तो वहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से भी बयानबाजी हो रही है कि सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए। और लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र में भी बार्गेनिंग पावर जो है वो अब कम हो जाएगी कांग्रेस पार्टी की। लेकिन ये इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है दोस्तों पिछले 24 घंटे का। लेकिन अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र दोस्तों एक ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी बनी थी। कांग्रेस ने शानदार परफॉर्म किया था और सिंगल डिजिट पर आ गई थी बीजेपी। एनडीए ने उम्मीद से बहुत कम परफॉर्म किया था और जो महागाड़ी है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने तो ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। मतलब पहली बार पहला चुनाव नई पार्टी से नए सिंबल के साथ लड़ना, ये अपने आप में
बहुत बड़ी बात है। हमारे देश के चुनाव में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। अमूमन तो लोगों को सिंबल बताने और समझाने में ही 2 या 3 चुनाव किसी पार्टी को खपाने पड़ते हैं, लेकिन ये अद्भुत है जो कि लोकसभा चुनाव में हुआ है। लेकिन हरियाणा ने एक बात दिखाई है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के नतीजे विधानसभा चुनाव में रिपीट हो ये ज़रूरी नहीं है। हालांकि मैं अभी भी मानती हूँ दोस्तों हर चुनाव अलग है। दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी थी। उसके बाद भी दोस्तों राजस्थान में बीजेपी को नुकसान हुआ। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उससे सीटें छीन ली। फिर हरियाणा में बीजेपी जीत गई, क्योंकि हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और वक्त से पहले इन मुद्दों को भांप ले, यही इंडिया गठबंधन के लिए ज़रूरी होगा। जल्दी से जल्दी न केवल झारखंड बल्कि महाराष्ट्र में भी न केवल गठबंधन सील हो जाए बल्कि माइक्रो मैनेजमेंट पर भी काम हो दोस्तों, क्योंकि बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है इस देश में जिसके पास अपने संगठन के साथ साथ आरएसएस का संगठन भी है। और आरएसएस को अब बीजेपी से अलग आप मत देखिए। आरएसएस ने जिस तरह से हरियाणा में काम किया है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि महाराष्ट्र में माइक्रो लेवल पर न केवल शरद पवार, न केवल उद्धव ठाकरे बल्कि कांग्रेस पार्टी भी ये देखे कि क्या माइक्रो लेवल पर लोगों के घर तक, उनके ड्राइंग रूम तक पहुंच सकती है, ये बताने के लिए, बार बार याद दिलाने के लिए कि उनको वोट देने जाना है। फिर पोलिंग स्टेशन में वो क्रॉस चेक कर सकती है कि जिन लोगों के घर वो पहुंचे क्या वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे और पोलिंग स्टेशन में उन्होंने वोट डाले। ये माइक्रो मैनेजमेंट है दोस्तों जो आरएसएस बीजेपी को करके देती है। दोस्तों अब हरियाणा बीजेपी जीत गई तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का अंडरकरंट था, लेकिन अमूमन इस तरह के अंडरकरंट के बारे में कोई तो चर्चा करता है, ना तो टीवी का कोई पत्रकार, ना यूट्यूब का कोई पत्रकार, ना कोई राजनीतिक विश्लेषक। यहाँ तक कि बीजेपी के नेता भी दबी जुबान स्वीकार कर रहे थे कि 20 से ऊपर सीटें उनकी नहीं आ रही हैं। तो ये कौन सा अंडरकरंट है जो पकड़ में नहीं आया? तो क्या इस लेवल का अंडरकरंट अब चुनाव में चलने लगा है कि जनता माइक के आगे कुछ और बोलती है और बटन कहीं और दबा जाती है? अगर ऐसा है दोस्तों तो फिर हद से ज़्यादा चौकन्ना इंडिया गठबंधन को होना होगा, क्योंकि अगर आप हाल का घटनाक्रम देखें, महाराष्ट्र में पिछले 20 दिनों में स्थितियां बहुत बदली हैं। अब एक पत्रकार के तौर पर हमको भी माइक्रो लेवल पर चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा। लाडली बहन योजना की किश्तें महिलाओं के खाते में आने लगी हैं। ये वही योजना है जिसने मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता दिला दी। शिवराज सिंह चौहान की इस योजना को महाराष्ट्र में लागू किया गया और महिलाओं के खातों में इसकी किश्तें भी आ चुकी हैं। इसके अलावा अंधाधुन योजनाओं पर एक तरह से पानी की तरह पैसा बहा रही है एनडीए सरकार महाराष्ट्र की और लोगों को बार बार याद दिला रही है। दोस्तों ये वही रेवड़ियां हैं जिनके खिलाफ मोदी जी रहते थे, लेकिन महाराष्ट्र में एक तरह से दोनों हाथों से जबरदस्त तरीके से इन रेवड़ियों की बौछार हो रही है। हफ्ते में एक दिन ऐसा जरूर होता है, पिछले हफ्ते भी हुआ था, इस हफ्ते भी हुआ था कि मोदी जी या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर खुद मोदी महाराष्ट्र में होते हैं, जहाँ पर मोदी बताते हैं कि कितनी योजनाओं, कितने करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन उन्होंने कर दिया, शिलान्यास कर दिया। तो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इस वक्त छप्पड़ फाड़ के रेवड़ियां बांट रही है और ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इससे चीजें बदली हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में तो है भी कांटे की टक्कर। महाराष्ट्र में तो कोई अभी बैठकर नहीं कह रहा है कि वहां महाआघाड़ी सरकार बड़े आराम से बन जाएगी, जैसे कि हरियाणा में दावा किया जा रहा था। तो एक राज्य जहां पहले से ही कांटे की टक्कर है, जहां बीजेपी पहले से ही जमीन पर लोकसभा चुनाव की हार के बाद अपनी दिक्कतें ठीक करने में लग गई है, वहां हर लिहाज से न केवल वक्त पर गठबंधन सील कर देना चाहिए बल्कि माइक्रो लेवल पर अपनी रणनीति पर भी हर लिहाज से इंडिया गठबंधन को काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इंडिया गठबंधन अपनी इस हार से सबक सीख पाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी आगे आकर गठबंधन का नेतृत्व करेगी और ये तय करेगी कि जल्द से जल्द न केवल गठबंधन हो जाए बल्कि कम से कम 100 ऐसी सीटें हैं महाराष्ट्र में जहां पर सीधा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच टक्कर होगी, उन सीटों को लेकर भी अपनी रणनीति तय कर ले? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।